नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी बहुत कुछ घटित हो रहा है। एक जहां देश में लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के चलते बाढ़ आ चुकी है। साथ ही आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार को उठाने होंगे 3 कदम। अब इसी बीच पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे मनमोहन सिंह ने दिए मोदी सरकार को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 3 सुझाव। साथ ही बताएंगे 2 दिन बाद दुनिया को मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन, रूस कराएगा रजिस्ट्रेशन। वहीं मुश्किल में फंसे नेपाल के काम नहीं आया चीन, भारत ने की मदद, 100 पे 100 वेंटिलेटर। बड़ी खबर, दिल्ली में नहीं होगी कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, सरकार ने लिया फैसला। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे पतंजलि बन सकती है आईपीएल 2020 की स्पॉन्सर, बाबा रामदेव की कंपनी दिखा रही दिलचस्पी। वहीं परिवार संग ईडी के दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती, पूछताछ में खुलेगा 15 करोड़ रुपए का सच। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 22,15,074 के पार हो चुका है और 44,386 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 14,80,884 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 7,30,089 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,97,92,519 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस महामारी से चौपट हुई अर्थव्यवस्था को थामने के लिए सुझाव दिया। पूर्व पीएम ने कहा, आर्थिक संकट को रोकने के लिए तत्काल 3 कदम उठाने होंगे। 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही, जो लगभग एक दशक में सबसे कम ग्रोथ रेट रही। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व पीएम ने कहा, सरकार को संकट दूर करने और आने वाले वर्षों में सामान्य आर्थिक स्थिति को बहाल करने के लिए 3 कदम उठाने चाहिए। पहला, सरकार को लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर उनके खर्च करने की शक्ति को मजबूत करना होगा। दूसरा, सरकार समर्थित क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम के माध्यम से व्यवसायों के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करानी होगी। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड प्रोसेस के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर को ठीक करना चाहिए। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अब लोगों को इसके वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में इस समय 21 से ज्यादा वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चालू है। वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया में रूस सबसे आगे नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस 2 दिनों के बाद यानी कि 12 अगस्त तक इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएगा। रूसी अधिकारियों और विशेषज्ञों के दावों के अनुसार ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। रूस में कोरोना वैक्सीन को विकसित करने का काम गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से किया जा रहा है। ये संस्थान रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको के अनुसार अगर अंतिम चरण का ह्यूमन ट्रायल सफल रहा तो अक्टूबर महीने तक देश के लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। एक तरफ चीन की खातिर नेपाल भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर रहा है, तो वहीं भारत मुसीबत में पड़े नेपाल की हर तरह से मदद करने में जुटा है। भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए 10 वेंटिलेटर सौंपे। कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर्स की आवश्यकता होती है। बता दें कि नेपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो गई है। नेपाल के मुख्य अखबार काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल, विशेषकर काठमांडू में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, संसाधन कम पड़ रहे हैं। ऐसे में भारत ने रविवार को नेपाल को 10 वेंटिलेटर सौंपे। काठमांडू में भारत के राजदूत विनय मोहन कबत्रा ने सेना मुख्यालय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूर्णचंद्र थापा को ये वेंटिलेटर सौंपे। गौरतलब है कि नेपाल और भारत का रिश्ता सदियों से बेहद दोस्ताना रहा। हर मुश्किल वक्त में दोनों पड़ोसी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI महिला ओवरग्राउंड वर्कर्स की भर्ती कर रहा है, जिसके साथ ही आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के बाद ISI ने अब आतंकियों की फंडिंग करने के लिए टिफिन प्लान बनाया है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार ISI सुरक्षा एजेंसियों की नजर से आतंकियों को बचाने के लिए महिला OGW का सहारा ले रही है। महिला OGW आतंकियों के ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में ये देखा गया है कि महिला OGW लाइन ऑफ कंट्रोल से कश्मीर में घुसपैठ में कामयाब हुए आतंकियों की भी मदद करती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के चलते अपने साथी कॉलेज और विश्वविद्यालयों की इस साल आयोजित न हो सकी परीक्षाओं को न कराने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UGC ने देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितम्बर तक आयोजित करवाने का निर्देश दिया था, जिसका 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया। छात्रों की दलील है कि कोरोना संकट काल में हर जगह हर छात्र के लिए परीक्षाओं में शामिल हो पाना संभव नहीं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही UGC ने स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइंस जारी की, जिसके अनुसार 30 सितंबर तक परीक्षा करवानी थी। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत में शुरू करवाने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों, वीडियो में अभी काफी कुछ महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। पेट्रोल और डीजल को लगातार राहत मिल रही है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 73.56 प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 82.05, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली NCR में रविवार को हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार को भी मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के मुख्य कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, मॉनसून उत्तर की तरफ बढ़ेगा और रविवार से बुधवार तक दिल्ली NCR के आसपास रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा, पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में रविवार को बारिश होने से पारा कुछ नीचे गिरा। मौसम विभाग के अनुसार IGI हवाई अड्डे, द्वारका, सफदरगंज और बहादुरगढ़ सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सफदरगंज वेधशाला के अनुसार 1 मिमी बारिश हुई है। रिज और लोधी रोड ने 7 और 1.6 मिमी वर्षा दर्ज की। मौसम विभाग ने कहा कि बारिश की वजह से तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की एक और नई चाल सामने आई। इमरान खान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर में एक रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। चीन के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिन पहले ही चीन ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिजियांग प्रांत के काशगढ़ तक बनने वाली सड़क के एक हिस्से को आम जनता के लिए खोल दिया था। पाकिस्तान में 188 किलोमीटर की सड़क बनी है, जिसका एक छोर थाकोट और दूसरा हवेलियन में बसा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की इस रेल लाइन योजना का मकसद भारत पर दबाव बनाने का काम करेगा। कुछ दिन पहले इमरान खान सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर विरोध जताया था और अपने देश का नक्शा पेश किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। रिया अपने भाई शौविक और पिता के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस बीच खबर आ रही है कि सुशांत ने रिया को लाखों का गिफ्ट दिया था। ऐसे में इस एंगल पर भी पूछताछ हो सकती है। इन गिफ्ट्स को लेकर ईडी रिया से सवाल करेगी। बता दें कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे पूछताछ की। ईडी ने रिया के भाई शौविक से करीब 18 घंटे पूछताछ की। ईडी से पूछताछ के दौरान सामने आया कि रिया ने साल 2018 में 85 लाख रुपए का मुंबई के खार इलाके में फ्लैट खरीदा। इसके साथ ही सामने आई कई खबरों के अनुसार साल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए थे, जिसमें सिर्फ अब 1 करोड़ से कुछ ज्यादा की रकम बची है। इस दौरान उनके खाते से रिया और शौविक के अकाउंट में काफी पैसे ट्रांसफर हुए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में अब एक स्वदेशी कंपनी भी शामिल हो गई। बीते दिनों बीसीसीआई ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ अपने करार को रद्द किया। इसके बाद तमाम कंपनियों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में शामिल हुई। इस साल आईपीएल यूएई में खेला जाएगा और माना जा रहा है कि शुरुआती कुछ मुकाबलों में स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। बावजूद इसके मीडिया पर इसके असंख्य विज्ञापन होंगे। वीवो के हाथ खींच लेने के बाद बीसीसीआई नए प्रायोजक की तलाश कर रही है। हालांकि अभी इसके लिए टेंडर जारी नहीं हुआ। वीवो के हटने के बाद आईपीएल का प्रायोजक बनने के लिए बाइजू, अमेज़न, रिलायंस जियो, फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी, ड्रीम 11 और कोका कोला इंडिया जैसी कंपनी रेस में है। वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 सालों के लिए 2190 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष करीब 440 करोड़ रुपए में आईपीएल प्रायोजन अधिकार खरीदा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गई इस घंटी को भी दबा दीजिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।